हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट सेम पर हम लोगों ने पैरेललोग्राम के बारे में सारा डिस्कशन कर लिया था। ठीक, तो आज हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे लोकस के बारे में। ठीक, अब लोकस पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वन ऑफ द मोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लोकस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से लेकर के हाइपरबोला तक हर जगह मिलेंगे। मतलब लोकस का क्वेश्चन स्ट्रेट लाइंस में, फिर सर्कल्स में, पैराबोला, और जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जितने भी हम लोग चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे, उन सभी में आपको लोकस के क्वेश्चन दिखाई देंगे। एंड अगर आप जेईई मेंस एंड एडवांस में भी क्वेश्चंस देखेंगे तो आप देखेंगे लोकस पर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि लोकस बेसिकली क्या है ना, इसको कैसे डिफाइन किया गया है, इसका क्या मतलब है। तो ऐसे मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट है जो कि एक्स वाई प्लेन में मूव करने के लिए फ्री है। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये पॉइंट एक्स वाई प्लेन में, इस प्लेन में मूव करने के लिए फ्री है, कहीं पर भी जा सकता है। ठीक, लेकिन अब इस पॉइंट पर मान लीजिए हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, इस पर हमने कुछ कंडीशंस इम्पोज कर दी। तो ये पॉइंट फ्री पॉइंट था, तो ये एक्स वाई प्लेन में कहीं पर भी जा सकता था। ठीक, तो ये पॉइंट अभी भी एक्स वाई प्लेन में कहीं पर भी जा सकता है, लेकिन अब ये जहां पर भी जाएगा ये अपने ऊपर लगी हर कंडीशन को हमेशा फॉलो कर रहा होगा। या इसको यूं कह लीजिए कि अब ये एक ऐसा पॉइंट है जो एक्स वाई प्लेन में मूव तो कर सकता है फ्रीली, बट ये इन सारी कंडीशंस को फॉलो करते हुए ही मूव करेगा। कहने का मतलब ये मूव करके जहाँ पर भी जाए, ये जितनी कंडीशन इस पे लगी हैं, ये सारी कंडीशंस को हमेशा फॉलो कर रहा हो, इस तरह से ही मूव कर सकता है। एक ऐसा पॉइंट जो अपने ऊपर लगी सारी कंडीशंस को फॉलो करते हुए एक्स वाई प्लेन में फ्रीली मूव कर रहा है, ऐसा एक पॉइंट है। ठीक, तो अब ये पॉइंट एक्स वाई प्लेन में जहां जहां भी जा सकता था, जहां जहां भी मतलब इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए जहां जहां भी जा सकता था, जहां जहां भी। ठीक, तो मान लीजिए उन सारे पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, ये पॉइंट जहां जहां भी जा सकता था। ठीक, कंडीशन क्या है, या कि अपने ऊपर लगी हुई जितनी भी कंडीशंस हैं इनको हमेशा फॉलो कर रहा होगा, इनको फॉलो करते हुए ही अब ये मूव करेगा। ठीक, तो अब इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए एंड अब ये एक्स वाई प्लेन में मूव करके जहां जहां भी जा सकता था, उन सारे पॉइंट्स को मान लीजिए हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक, तो हमको कोई एक कर्व या डायग्राम कह लीजिए या फिगर कह लीजिए ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो अब ये जो भी कर्व बना, ये कर्व इस पॉइंट का, लेट्स से अगर हम इसको पॉइंट P कह लें, तो ये जो कर्व हमको ऑब्टेन हुआ है, ये कर्व इस पॉइंट का लोकस कहलाएगा। हम बोलेंगे दिस कर्व इज लोकस ऑफ द पॉइंट P। एक पॉइंट है जो एक्स वाई प्लेन में मूव करने के लिए फ्री है, बट अपने ऊपर उसके ऊपर कुछ कंडीशंस लगी हैं, तो उन कंडीशंस को फॉलो करते हुए ही मूव करेगा। एंड अब ये मूव करके जहां जहां भी जा सकता था, जहां जहां भी, उन सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए। तो जो भी कर्व आपको ऑब्टेन होगा, दैट कर्व इज कॉल्ड लोकस ऑफ द पॉइंट P, इस तरह से। ठीक है, लोकस क्या है ये हमको क्लियर हो, इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है, इसको F कह देते हैं। ठीक, और एक पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, और एक पॉइंट है जो कि अब एक्स वाई प्लेन में मूव करने के लिए फ्री है, लेकिन अब इस पर हमने कंडीशन लगा दी कि ये ऐसे मूव करे कि इसका इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा 5 रहे। ठीक, तो ये मूव तो कर सकता है, लेकिन ऐसे ही मूव करेगा कि इसका डिस्टेंस हमेशा 5 रहे। तो ये इधर नहीं आ सकता, डिस्टेंस 5 से कम हो जाएगा, ये इधर नहीं जा सकता, डिस्टेंस 5 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये मूव करेगा इस तरह से सच दैट इसका इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा 5 रहे। तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये पॉइंट एक सर्कल के अलॉन्ग ही मूव कर सकता है ना।
ये पॉइंट इस सर्किल पर रहेगा, और अगर ये उसका सेंटर हो गया और रेडियस हम 5 ले लें तो अब ये पॉइंट हमेशा इस तरह से मूव कर रहा होगा जिसका इस F से डिस्टेंस हमेशा 5 रहेगा। तो हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द लोकस ऑफ पॉइंट P। तो पॉइंट P जब मूव किया तो कौन सा कर्व ऑब्टेन हुआ, सर्किल। तो हम बोलेंगे इस केस में लोकस ऑफ P इज अ सर्कल। मतलब लोकस क्या है, बेसिकली इट इज द कर्व ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ मूविंग पॉइंट विच इज मूविंग अंडर सर्टेन कंडीशंस। एक सर्टेन कंडीशन या कुछ सर्टेन कंडीशंस को फॉलो करते हुए पॉइंट XY प्लेन में जब मूव करेगा तो वो जो भी कर्व बनाएगा दैट कर्व इज कॉल्ड लोकस ऑफ दैट पॉइंट। ठीक, अब लोकस क्या है ये वाली बात हमको क्लियर हो गई। पहले लोकस का मतलब या लोकस की डेफिनेशन हमको क्लियर होनी चाहिए। अब जब हम लोग क्वेश्चंस पर आएंगे तो क्वेश्चन में आपको दो तरीके के क्वेश्चंस, लोकस में दो चीजें या दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक कि आप लोकस क्या बन रहा है वो बताइए, जैसे सर्किल बना या पैराबोला बन गया या स्ट्रेट लाइन बन गया, तो लोकस क्या बन रहा है वो बताइए। एंड दूसरा पूछा जाता है कि आप लोकस की इक्वेशन बताइए। तो सर्किल बना तो उसकी कुछ इक्वेशन होगी, या स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो उसकी कुछ इक्वेशन होगी, या पैराबोला अगर बनेगा तो उसकी कुछ इक्वेशन होगी, है ना। तो कोई इक्वेशन तो आएगी। तो दो चीजें हमसे पूछी जाती हैं कि लोकस की इक्वेशन या लोकस क्या बन रहा है वो बताइए। तो जो प्रोसीजर है उसमें पहले हम लोग ऑब्वियसली ये फाइंड करते हैं, हम लोग पहले इक्वेशन फाइंड करते हैं लोकस की, एंड देन उस इक्वेशन को देख करके बता पाएंगे कि जो लोकस बन रहा है वो क्या बन रहा है। जैसे अगर फाइनली सॉल्व करने पे XY में लीनियर इक्वेशन आ गई, लोकस की इक्वेशन, तो XY में लीनियर इक्वेशन हमको पता है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक, अब क्योंकि अभी तक हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन्स ही पढ़ा है तो जनरल इक्वेशन हम लोग स्ट्रेट लाइन की समझते हैं कि भाई XY में लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन है। बट अभी सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला ये तो हमने नहीं पढ़ा, तो इसकी जनरल इक्वेशन हम नहीं जानते, है ना। तो अभी के लिए इक्वेशन को देख करके कर्व आइडेंटिफाई करने में हमको दिक्कत होगी, क्योंकि अभी हमको नहीं पता कि इक्वेशन आ गई, मान लीजिए सर्किल की इक्वेशन आ गई, बट अभी हम जानते नहीं कि सर्किल के इक्वेशन का फॉर्म कैसा होता है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो सर्किल है। तो अभी के लिए हम लोग केवल फोकस करेंगे इक्वेशन फाइंड करने पे, क्योंकि ये पार्ट बहुत आसान है। आप जैसे जैसे सर्किल पढ़ लेंगे तो आपको इक्वेशन देख करके खुद समझ में आएगा कि ये सर्किल की इक्वेशन है। फिर जब आप पैराबोला, एलिप्स पढ़ लेंगे तो आपको इक्वेशन देख करके खुद समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये पैराबोला की इक्वेशन है या एलिप्स की इक्वेशन है या हाइपरबोला की इक्वेशन है। तो इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना एक बहुत बड़ी चीज नहीं है। जैसे जैसे आप कर्व्स पढ़ते जाएंगे, आप जैसे अब स्ट्रेट लाइन हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वैसे जब सर्किल पढ़ लेंगे तो कोई भी इक्वेशन देखेंगे तो अगर वो सर्किल की इक्वेशन होगी तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सेम फॉर पैराबोला, एलिप्स या हाइपरबोला। ठीक, तो जैसे जैसे हम लोग सारे कर्व्स पढ़ते जाएंगे उसकी जनरल इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे ही, जो भी चैप्टर पढ़ेंगे। तो जब हम लोग इक्वेशन फाइंड करेंगे तो कौन सा कर्व बन रहा है वो आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा कि सर्किल की इक्वेशन है कि पैराबोला, वो बहुत आसानी से हम कर पाएंगे। तो उस पार्ट पे अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो तो जैसे जैसे हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे तब उनकी जनरल इक्वेशंस हम लोग देखेंगे। अभी के लिए हम लोग अपना सारा फोकस रखेंगे इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे लोकस की। ठीक, अब लोकस की इक्वेशन फाइंड जब हम करेंगे किसी भी क्वेश्चन में तो कुछ एक बेसिक स्टेप्स हैं जो कि हर क्वेश्चन में हम फॉलो कर रहे होंगे। ठीक, अब वो स्टेप्स क्या हैं पहले वो एक बार देखते हैं, देन उसको हम एक एग्जांपल से आपको समझाएंगे। सबसे पहला काम तो मैंने जैसे हमेशा बोला कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहला काम करिए, एक रफ डायग्राम जरूर से बनाइए हर केस में। ठीक, तो जो भी आपको क्वेश्चन दिया है आप उसका एक रफ डायग्राम बना लिए, एंड जिस भी पॉइंट का आपको लोकस फाइंड करने के लिए बोला जाए, है ना, आपके डायग्राम में उस पॉइंट को मार्क कर लीजिए एंड उसको कुछ अल्फा कॉमा बीटा या एच कॉमा के ऐसा कुछ अज्यूम कर लीजिए। सबसे पहला काम डायग्राम बनाइए, जिस पॉइंट का आपसे लोकस पूछा गया है उस पॉइंट को कुछ अज्यूम कर लीजिए एच कॉमा के। अब ऑब्वियसली इस पॉइंट पर कुछ कंडीशंस लगी होंगी, तो इन कंडीशंस के करस्पॉन्डिंग आप इक्वेशन बनाइए। अब ऐसा हो सकता है कि जब आप इक्वेशन बनाना स्टार्ट करें तो आपको ऐसा लगे कि क्वेश्चन में हमारे पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अभी नहीं है इक्वेशन को बनाने के लिए, ऐसा होगा। ठीक,
तो अगर आपको कहीं पर कोई वेरिएबल या अननोन अज्यूम करने की ज़रूरत पड़ती है तो अज्यूम करिए, बट इक्वेशंस बनाइए। जो भी रिक्वायर्ड इक्वेशन इस पॉइंट के लिए हो सकता है वो सारी इक्वेशन लिखिए। अगर कहीं पर कोई अननोन अज्यूम करने की ज़रूरत है तो उसको अज्यूम करिए, बट इक्वेशंस बनाइए। ठीक, इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप जितने भी नंबर ऑफ अननोन्स अज्यूम करते हैं, जितने भी नंबर ऑफ अननोन अज्यूम करेंगे पूरे क्वेश्चन में, दैट प्लस 1, इतनी नंबर ऑफ इक्वेशंस आपको बनानी होंगी, ना कम ना ज़्यादा। कहने का मतलब, अगर आपके पास 2 अननोन है, आपने पूरे क्वेश्चन में 2 अननोन अज्यूम किए हैं, तो आप अपना फोकस रखिए कि आपको 3 इक्वेशंस बनानी होंगी, कैसे भी, ना कम ना ज़्यादा, ना 2 ना 4। अगर 2 अननोन है तो आपको एग्जैक्टली 3 इक्वेशंस फ्रेम करनी होंगी। अगर आपने 3 अननोन अज्यूम किए हैं तो आपको 4 इक्वेशंस फ्रेम करनी होंगी। अगर आपने 0 अननोन अज्यूम किए हैं, लग रहा है आपको क्वेश्चन में अननोन अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, तो 0 + 1 आप केवल एक इक्वेशन बनाएंगे। जितने भी नंबर ऑफ अननोन्स हैं, दैट प्लस 1, इतनी नंबर ऑफ इक्वेशंस आपको क्वेश्चन में बनानी होंगी। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? आप जितने भी नंबर ऑफ अननोन, मान लीजिए आपने 2 अननोन्स अज्यूम किए क्वेश्चन में, तो हम कह रहे हैं कि आपको 3 इक्वेशन बनाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जितने अननोन होंगे उतनी इक्वेशंस तो आपको लग जाएंगे उन अननोन को सॉल्व करने के लिए। भाई ये तो हम समझते हैं कि 2 अननोन तो 2 इक्वेशन बनानी होंगी उनको फाइंड करने के लिए, 3 अननोन तो 3 इक्वेशंस बनानी होंगी उसको फाइंड करने के लिए। तो जितने नंबर ऑफ अननोन्स हैं उतनी इक्वेशंस तो आपको लग जाएंगी उन अननोन्स की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए। फिर एक एक्स्ट्रा इक्वेशन किस लिए? कि अब ये जितने अननोन्स थे इनकी वैल्यूज को हम इस थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे और फिर यहाँ से हम एक ऐसी इक्वेशन लिख रहे होंगे विच इज फ्री फ्रॉम ऑल द अननोन्स। आप जिस इक्वेशन से अननोन फाइंड कर रहे हैं उसमें वापस नहीं पुट करेंगे, क्योंकि उसमें तो पुट करेंगे तो 0 = 0 सेटिस्फाई कर जाएगा। तो 2 अननोन अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो 2 इक्वेशन से हम उसको फाइंड करेंगे एंड थर्ड इक्वेशन में हम उन अननोन्स की वैल्यू को पुट करके फाइनली एक ऐसी इक्वेशन लिख रहे होंगे जिसमें हमारे पास अब कोई भी अननोन क्वांटिटी नहीं होगी। ठीक, इतना करने के बाद अब इस इक्वेशन में जहां पर भी आपको h दिखाई देगा, h को रिप्लेस कर देंगे x से और जो भी k होगा k को रिप्लेस करेंगे y से। h की जगह पर x कर देंगे और k की जगह पर y कर देंगे, तो अब इस पॉइंट की इक्वेशन हमको मिल जाएगी x और y के टर्म्स में। किसी भी कर्व की इक्वेशन आप लिखेंगे तो वो xy के टर्म्स में लिखेंगे ना। तो अगर हमको इस पॉइंट लोकस हमको लिखना है, लोकस की इक्वेशन लिखनी, तो वो भी तो xy के टर्म्स में लिखेंगे। तो सारा कैलकुलेशन करने के बाद, सारे अननोन्स को एलिमिनेट करने के बाद फाइनली जब हमको ऐसी इक्वेशन मिली जिसमें कोई अननोन नहीं है, तब हम h को x और फिर k को y पुट करेंगे। तो क्या प्रोसीजर है? सबसे पहले जिस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है वो पॉइंट को कुछ अज्यूम किया जाए, इक्वेशंस बनाई जाए। लग रहा है अगर अननोन अज्यूम करने की जरूरत है तो अननोन अज्यूम करते हुए इक्वेशंस बनाई जाए। जितने नंबर ऑफ अननोन उससे एक ज़्यादा इक्वेशन, फिर अननोन्स को एलिमिनेट करिए, उनकी वैल्यूज फाइंड करिए एंड लास्ट वाली इक्वेशन में पुट करके एक ऐसी इक्वेशन लिख दीजिए जिसमें कोई भी अननोन नहीं हो। फिर h को x और k को y से रिप्लेस करेंगे। ठीक, अब इसमें इस बात का भी ध्यान हमको रखना है कि जब हम अननोन्स अज्यूम करें तो कोशिश करें कि नंबर ऑफ अननोन्स को हम कम से कम रखें, क्योंकि जितने नंबर ऑफ अननोन्स आप बढ़ाएंगे, भाई आपने 5 अननोन ले लिए तो आप 6 इक्वेशन बनाएंगे। अब 5 अननोन आपको सॉल्व भी तो करने होंगे, तो 5 इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली आपस में सॉल्व करेंगे। तो ऑब्वियसली आप क्वेश्चन में जितने नंबर ऑफ अननोन्स बढ़ाते चले जाएंगे, आपकी नंबर ऑफ इक्वेशंस उतनी बढ़ेंगी एंड फिर आपको उसको आपस में सॉल्व भी करना है, आपको उन अननोन्स को फाइंड भी करना है। तो आपका सॉल्विंग प्रोसीजर या कैलकुलेशन उतना ही बढ़ेगा। इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि नंबर ऑफ अननोन्स को जितना कम से कम रख सकते हैं उतना कम से कम रखिए, ताकि कम से कम इक्वेशन बने एंड सॉल्विंग प्रोसीजर कम से कम हो। ठीक है,
अब ये सारी बात हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हम इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिखवा दे रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं वैसे क्वेश्चन लिखिए। अ लाइन सेगमेंट of length L, a line segment of length L slides along the positive coordinate axis, such that the end points of the line segment always touches the respective coordinate axis। लिख लीजिए, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। such that the end points of the line segment always touches the respective coordinate axis। Find locus of the midpoint of the line segment। Find locus of the midpoint of the line segment। देखिए, एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ L है, एंड दिस लाइन सेगमेंट स्लाइड्स अलोंग द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ऐसे स्लाइड कर रहा है। पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई, ऐसे इस पे ऐसे स्लाइड कर रहा है। ठीक, अब जब ये इस तरह से ऐसे स्लाइड कर रहा है तो क्वेश्चन में ये दिया है स्लाइड सच दैट द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स हैं, ऑलवेज टचेस द रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट एक्सिस। कहने का मतलब इस लाइन सेगमेंट का जो एंड एक्स एक्सिस पर इस तरफ है वो हमेशा ही एक्स एक्सिस को टच करेगा, और ये वाला पॉइंट जो वाई एक्सिस पर है ये हमेशा वाई एक्सिस को टच करेगा। मतलब ये स्लाइड तो ऐसे कर रहा है ना, बट ये कांटेक्ट नहीं छूटना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कभी ये स्लाइड करते करते ऐसे हो गया, या ये स्लाइड करते करते कुछ यहाँ से ऐसे हो गया, लाइन सेगमेंट आपका ऐसे आ गया फाइनली स्लाइड करके, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ये जब भी स्लाइड करेगा तो ये ऐसा ही रहेगा। मतलब ये थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा हो जाएगा स्लाइड करके, फिर ये हो सकता है थोड़ी देर बाद कुछ फर्दर, मान लीजिए कुछ ऐसा हो गया, फिर फाइनली हो सकता है लॉन्ग द एक्स एक्सिस ऐसे आके एट रेस्ट आ जाएगा, है ना। इसके बाद तो मूव नहीं करेगा इस तरह से। तो कहने का मतलब ये मूव तो कर रहा है, इस तरह से स्लाइड तो कर रहा है, बट इसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो हमेशा अपने अपने रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहे हैं। तो ये टच करते हुए ही ऐसे स्लाइड कर रहे हैं। ठीक, अब इस लाइन सेगमेंट का कहीं पे मिड पॉइंट होगा, तो ऑब्वियसली जब ये स्लाइड किया तो मिड पॉइंट अपनी पोजीशन चेंज कर देगा, फिर ये फर्दर स्लाइड किया तो मिड पॉइंट फिर फर्दर अपनी पोजीशन कहीं चेंज कर देगा। ठीक, तो ऑब्वियसली ये लाइन सेगमेंट जैसे जैसे स्लाइड करेगा तो इसका मिड पॉइंट भी तो ऐसे मूव करेगा। भाई मिड पॉइंट भी तो लाइन सेगमेंट पर ही है, तो लाइन अगर ऐसे अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो मिड पॉइंट भी अपनी पोजीशन चेंज करेगा। ठीक, तो अब ये मिड पॉइंट XY प्लेन में जहां जहां भी जा सकता है, उन सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे तो कोई कर्व ऑब्टेन हो रहा होगा, कोई तो कर्व बनेगा। भाई एक पॉइंट है लाइन सेगमेंट पे, उसका मिड पॉइंट वो मूव कर रहा है ना, तो मिड पॉइंट को जब आप सबको ज्वाइन करेंगे तो कोई कर्व ऑब्टेन होगा। अब इस कर्व की आपको इक्वेशन बतानी है। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट P, द मिड पॉइंट। फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो पहले तुमको क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन में क्या हो रहा है, किस पॉइंट का लोकस पूछा गया है, लोकस कैसे बन रहा है ना। क्योंकि जो पॉइंट जिसका लोकस पूछा गया है, इसका जो मिड पॉइंट है वो मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली मूव करेगा तो कोई तो कर्व ट्रेस करेगा ना XY प्लेन में। अब उसी कर्व की इक्वेशन हमको फाइंड करनी है। ठीक, अब देखिए सबसे पहला काम, एक डायग्राम बनाइए।
एंड जिस पॉइंट का, ये आपका मिड पॉइंट है, जिस पॉइंट का आपको लोकस फाइंड करना है उसको मार्क कर लीजिए एंड उसको कुछ लेट से h कॉमा के हमने एज्यूम कर लिया। सबसे पहला काम, जिस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है उसको कुछ एज्यूम करिए h कॉमा के। अब दूसरा स्टेप क्या बोला गया कि अब आप इस पर इक्वेशन बनाएंगे, p पॉइंट के लिए इक्वेशंस लिखिए। तो क्या क्या कंडीशन है कि ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट की इक्वेशन लिखें। तो अब मिड पॉइंट की इक्वेशन लिखने के लिए आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट पता होना चाहिए भाई, तभी तो आप मिड पॉइंट लिख पाएंगे, तभी तो आप मिड पॉइंट की इक्वेशन बनाएंगे x1 + x2/2। बट ये पॉइंट्स तो हमको पता नहीं है, तो अब इनको अज्यूम किया जाए। तो ये x एक्सिस पर है तो इसको कुछ a, 0 मान लेते हैं। ये वाला पॉइंट जो y एक्सिस पर है इसको कुछ 0, b मान लेते हैं। तो ओवरऑल आपने कितने अननोन अज्यूम कर लिए हैं, a एंड b, तो आपने 2 अननोन अज्यूम कर लिए हैं। तो अब आपका फोकस होना चाहिए कि अब आपको इस क्वेश्चन में कैसे भी करके 3 इक्वेशंस बनानी ही होंगी, है ना, तभी अब आप यहाँ पर लोकस फाइंड कर पाएंगे। जितने नंबर ऑफ अननोन उससे एक ज़्यादा इक्वेशन, तो हमको 2 अननोन अज्यूम करने की जरूरत पड़ रही है, तो अब हम 3 इक्वेशन बनाएंगे। तो कैसे बना दें, पहले तो x कोऑर्डिनेट के लिए मिड पॉइंट लिखिए, तो a + 0/2 = h, फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे y के लिए 0 + b/2 = k, है ना, इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट से 2 इक्वेशन बन गए। थर्ड इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो आपको इस लाइन सेगमेंट की लेंथ गिवन है l, ठीक। तो अगर आपने ये a, 0 माना है तो ये a हो गया, ये लेंथ a, ये लेंथ b और ये लेंथ l क्वेश्चन में गिवन ही है ना, लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ l। तो पाइथागोरस लगा दीजिए। तो 2 अननोन थे तो आपको 3 इक्वेशंस बनाने थे। अब a एंड b अननोन है, पहले तो उनकी वैल्यूज फाइंड की जाए किसी भी 2 इक्वेशन से। तो फर्स्ट एंड सेकंड से फाइंड करना हमको आसान दिख रहा है। यहाँ से a आ जाएगा 2h, यहाँ से b आ जाएगा 2k, तो हमको a और b की वैल्यू मिल गई। अब जब आपने अननोन्स फाइंड कर लिए, अब आप इनकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए अपनी लास्ट इक्वेशन में। तो a एंड b की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। एंड एक ऐसी इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं जिसमें अब हमारे पास कोई भी अननोन क्वांटिटी नहीं है। l तो क्वेश्चन में गिवन है ना, लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ l, तो l तो नोन क्वांटिटी है, तो इक्वेशन सारी नोन क्वांटिटीज के फॉर्म में आ गई। अब इसके बाद आपको h को x और k को y से रिप्लेस कर लेना होगा, ऐसे ही बताया हमने, है ना। डायग्राम बनाइए, जिस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है उसको कुछ h, k ऐसे एज्यूम कर लीजिए। इक्वेशंस बनाइए, अननोन अज्यूम करने की जरूरत है तो अज्यूम करिए, बट इक्वेशंस बनाइए। फिर जितने अननोन्स हैं उसको एलिमिनेट करिए एंड उसकी वैल्यू को अपनी लास्ट इक्वेशन में पुट करिए, और एक ऐसी इक्वेशन लिखिए जो कि हर अननोन से फ्री हो। उसके बाद h को x और k को y से रिप्लेस कर दीजिए। तो फाइनली हमको क्या इक्वेशन मिलेगी, तो फाइनली h की जगह x, k की जगह y, तो ये बन जाएगा 4x² + 4y² = L², ऐसी इक्वेशन आ जाएगी। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, है ना। 2h का होल स्क्वायर, तो 4h की जगह x आ जाएगा, 4x² 4y² = L²। अब जब हम लोग सर्कल पढ़ लेंगे तो आप इक्वेशन देख करके ही आइडेंटिफाई कर लेंगे कि अरे ये तो सर्कल की इक्वेशन है। तो जो कर्व आइडेंटिफिकेशन वाले पार्ट है वो पहले हम लोग इक्वेशन ही फाइंड करते हैं, देन वहीं से कर्व आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किसकी इक्वेशन है, तो वो कर्व होगा। तो वो चीज़ अभी के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। वो जैसे जैसे आप कर्व्स पढ़ते चले जाएंगे आप खुद इक्वेशन देख करके आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि ये किसकी इक्वेशन है। तो वो अभी के लिए हमारे बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी के लिए इंपॉर्टेंट है केवल कैसे इक्वेशन तक पहुंच रहे हैं, ठीक। तो हमको एक बेसिक प्रोसीजर, जैसे मैंने बोला कि क्या क्या स्टेप्स होंगे। अब ऑब्वियसली क्वेश्चन में हर क्वेश्चन वाइज इक्वेशन बनाने का तरीका अलग होगा, वो तो आपको हर क्वेश्चन में अलग अलग सोचना होगा, बट जो बेसिक स्टेप्स हैं वो फिक्स हैं। बेसिक प्रोसीजर, पॉइंट अज्यूम करना, इक्वेशन बनाना, जितने अननोन उससे एक ज़्यादा इक्वेशन बनाना, फिर अननोन्स को एलिमिनेट करके लास्ट इक्वेशन में पुट करना है, इस तरह से, ठीक। चलिए ये वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए एंड इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करिए, उसको लिखिए।
देखिए, in the above question find locus of a point, सेम यही क्वेश्चन है, लाइन सेगमेंट है ऑफ लेंथ L, स्लाइड कर रहा है, सारी चीज वैसी है. इन द अबव क्वेश्चन फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट, find locus of a point on the line segment which divides it, locus of a point on the line segment which divides it in the ratio 2:3. Find locus of a point on the line segment which divides it in the ratio 2:3. ठीक. अब क्या है, पिछले केस में जिस पॉइंट का आपको लोकस फाइंड करना था वो पॉइंट मिड पॉइंट था. अब मिड पॉइंट नहीं दे करके एक ऐसा पॉइंट दिया है जो कि लाइन सेगमेंट को कुछ 2:3 के रेशियो में डिवाइड करेगा. एंड ये भी मैंने बताया है कि अगर नहीं जानते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि अब जैसे पॉइंट है और दिया है रेशियो 2:3, तो अब आप 2:3 ऐसे लेंगे या 2:3 ऐसे लेंगे. ठीक, तो जो स्टैंडर्ड अजम्पशन है वो ऐसे रहता है कि इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आपको रेशियो दिया हो और आपको अज्यूम करना हो और कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप हमेशा रेशियो लेंगे फ्रॉम x टू y, x से y की तरफ. ठीक, मतलब ये वाला पोर्शन x एक्सिस पर है, ये वाला पोर्शन y की तरफ है, तो 2:3 हमको अज्यूम करना है तो हम 2 लेंगे इधर, 3 लेंगे इधर, फ्रॉम x टू y. अगर क्वेश्चन में मेंशन होता कि रेशियो 2:3 है y से x की तरफ तो हम 2 इधर 3 इधर लेते हैं. बट अगर कुछ भी मेंशन नहीं है और अगर आपको रेशियो कभी भी देखना है या लेना है और उसमें x एक्सिस और y एक्सिस इन्वॉल्व है तो आप रेशियो हमेशा अज्यूम करिए फ्रॉम x टुवर्ड्स y ऐसे. ठीक, तो सेम बेसिक ऐसा ही क्वेश्चन है, बस वहाँ मिड पॉइंट था तो मिड पॉइंट के लिए क्वेश्चन बना रहे थे आप. अब ये 2:3 है तो अगेन सेक्शन फॉर्मूला लगाइए, इसी तरह से प्रोसीड करिए. चलिए खुद से करिए एक बार. तब देखिए सेम उसी तरह से सेक्शन फॉर्मूला भी लगाना है तो ये दोनों पॉइंट्स पता होने चाहिए. तो अननोन है तो हमने अज्यूम किया a, 0, 0, b, तो 2 अननोन, तो 3 इक्वेशंस बनाएंगे. तो कौन कौन सी इक्वेशन बनाएंगे, तो अब आप सेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे 3 इंटू a प्लस 2 इंटू 0 अपॉन 3 प्लस 2. ठीक, तो यहाँ से a कितना आ जाएगा 5h अपॉन 3 ऐसा. फिर 3 इंटू 0 2 इंटू बी अपॉन 3 प्लस 2. यहाँ से b कितना आ जाएगा 5k अपॉन 2. थर्ड इक्वेशन ये सेम ही रहेगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम. ठीक, अब a एंड b की ये वैल्यू थर्ड इक्वेशन बेसिक वैसे ही सेम था, बस वहाँ मिड पॉइंट था पहले क्वेश्चन में. अब यहाँ पर ऐसा पॉइंट हो गया जो किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो सेक्शन फॉर्मूला से जो इक्वेशन बनेगी बस वही चेंज हो रही है. पहले मिड पॉइंट था अब 2:3, तो बेसिक क्वेश्चन एग्जैक्टली अभी सेम ही है ना. तो अब जब हम वैल्यूज पुट करेंगे a एंड b की यहाँ पर, तो a स्क्वायर तो 25h a का स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर बाय 9, b का स्क्वायर 25 k स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू एल स्क्वायर. अगेन इसमें कोई भी अननोन हमारे पास नहीं है, हम लोगों ने अननोन्स को एलिमिनेट कर दिया, यहाँ से अननोन फाइंड करके इसमें पुट कर दिया है. तो ऐसी इक्वेशन बन गई विच इज फ्री फ्रॉम ऑल द अननोन्स. अब h को x और k को y से रिप्लेस कर लेंगे, तो 25x स्क्वायर बाई 9 प्लस 25y स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू एल स्क्वायर, ऐसा कुछ इक्वेशन आएगी. ये आपका फाइनल आंसर हो गया. ठीक, अब जब आप एलिप्स पढ़ लेंगे तो आप देख करके बता पाएंगे कि ये इक्वेशन तो एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसे फॉर्म में है ना. तो अगेन कर्व आइडेंटिफिकेशन, अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ अभी के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. इक्वेशन कैसे फाइंड कर रहे हैं, लोकस कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जला भी क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए. नेक्स्ट लिखिए,
इन द अबव क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन है ना, लाइन सेगमेंट का लेंथ एल स्लाइड कर रहा है इस तरह से। इन द अबव क्वेश्चन इफ ए एंड बी, इन द अबव क्वेश्चन इफ ए एंड बी आर the end points of the line segment, if A and B are the end points of the line segment, A and B are end points of the line segment, and O is the origin, A and B are end points of the line segment and O is the origin, then find locus of point P, then find locus of point P such that O A P B is a rectangle. Then find locus of a point P such that O A P B is a rectangle. अब देखिए, वैसे ये वाला जो क्वेश्चन है जो अब हम लोग करने जा रहे हैं, ये पिछले दो क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने किए हैं उनसे ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको पढ़ने में थोड़ा ऐसा लग रहा है, बट अगर आप खुद से एक बार सोच करके डायग्राम बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये उन दोनों से भी आसान क्वेश्चन है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली आंसर लिख पाएंगे इस वाले क्वेश्चन में। तो एक बार खुद से ट्राई करिए, क्वेश्चन पढ़िए, डायग्राम तो वैसे ही रहेगा कुछ इस तरह से, बट अब पी पॉइंट ये नहीं है ना, जिसका लोकस पूछा गया है क्वेश्चन में वो आपको पी पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर, और ए और बी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स बताए गए हैं, ओ ओरिजिन बताया गया है, और ओ ए पी बी एक रेक्टेंगल बताया गया है। ठीक, तो जो पी पॉइंट है उसका लोकस आपको फाइंड करना है। चलिए खुद से एक बार ट्राई करिए, वीडियो को यहीं पे पॉज करिए, डायग्राम बनाइए, ट्राई करिए, कोशिश करिए एक बार खुद से। ठीक, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिए। देखिए ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, है ना। अब अगर OAPB को एक रेक्टेंगल होना है तो OAB तो आपको दिख रहा है, तो P आप कहाँ पे लेंगे कि रेक्टेंगल कंप्लीट हो। तो रेक्टेंगल के लिए एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ से एक ऐसे एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाई जाए, यहाँ से वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसे एक लाइन बनाई जाए, तो ये जो पॉइंट मिला ये पॉइंट P होगा। इसको हटा ही देते हैं। तो OAPB ये एक रेक्टेंगल बना इस तरह से। ठीक, तो ऑब्वियसली ये लाइन सेगमेंट ऐसे स्लाइड कर रहा है ना, तो मान लीजिए थोड़ी देर बाद लाइन सेगमेंट की पोजीशन कुछ ऐसे हो गई। ठीक, ये O है, A आपका यहाँ आ गया, B यहाँ आ गया, तो अब आपको रेक्टेंगल ऐसे कुछ मिलेगा यहाँ पे P पॉइंट। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे ये लाइन सेगमेंट ऐसे स्लाइड करेगा तो OAPB को रेक्टेंगल बनाने के लिए जो P पॉइंट है वो भी तो ऐसे ऐसे मूव करता जाएगा, क्योंकि ये चेंज हो रहा है ना, तो P भी तो अपनी पोजीशन चेंज करेगा। P पहले यहाँ था, फिर ये लाइन सेगमेंट ऐसे कुछ स्लाइड कर गया तो P कुछ यहाँ आ जाएगा इस तरह से, फिर ये और फर्दर स्लाइड कर गया तो P और कुछ, है ना, मूव कर जाएगा, तो P भी तो मूव करेगा। ऑब्वियसली जैसे जैसे ये चेंज करेगा AB लाइन सेगमेंट, तो P भी तो अपनी पोजीशन चेंज करेगा, क्योंकि OAPB को हमेशा एक रेक्टेंगल रहना है। को डायग्राम से समझ में आना चाहिए, है ना। लाइन सेगमेंट ऐसे स्लाइड कर गया तो P पॉइंट यहाँ से कुछ स्लाइड होकर के नीचे आ गया। ठीक है, तो अब हमको P का लोकस फाइंड करना है। तो अगेन सबसे पहला काम अपने डायग्राम में क्या करेंगे, जिस पॉइंट का आपको लोकस फाइंड करना है इसको मानेंगे H, K, सबसे पहला काम। ठीक, अब आप इस पर कुछ रेक्टेंगल, अब अभी हमने इसको 0, B, A, 0 ऐसा एज्यूम नहीं किया। अब हम इस पर कुछ रेक्टेंगल की इक्वेशन या रेक्टेंगल वाली कंडीशन लगाने के लिए सोचेंगे। तो रेक्टेंगल की कंडीशन के लिए 90 डिग्री करेंगे, है ना। फिर आप लेंथ
है ना, ये लेंथ की पैरेललोग्राम होना चाहिए, वैसा कुछ सोचेंगे। तो कुछ भी कंडीशन लगाने के लिए तो पहले यहाँ का कोऑर्डिनेट, यहाँ का कोऑर्डिनेट हमको चाहिए होगा, तो इसको कुछ अज्यूम किया जाए। बट जैसे मैंने बोला कि हम चाहें तो इसको अज्यूम कर लें a,0 0,b, बट अब इस क्वेश्चन में बिना इसको अज्यूम किए भी हम काम कर सकते हैं। तो जो मैंने बोला था कि आप अननोन कोशिश करिए कि क्वेश्चन में जितना कम से कम आपको अज्यूम करना पड़े, कि अगर आप अननेसेसरी अननोन से अज्यूम करेंगे तो आपको अननेसेसरी उतनी इक्वेशंस बढ़ानी पड़ेंगी, उतना सॉल्विंग प्रोसीजर आपका बढ़ेगा। ठीक, अब ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट ऑब्वियसली इसके जस्ट डायरेक्टली ऊपर होगा ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम होगा ना इसका, तो यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट अगर h है तो ये भी पॉइंट h,0 होना चाहिए, एंड इसका y कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए, तो ये पॉइंट 0,k होना चाहिए। ठीक, ये पॉइंट 0,0 है। अब आप इस पर कंडीशन लगा लीजिए। ठीक, तो क्या क्या कंडीशन लगाने के लिए हम इस पर सोच सकते हैं, तो इस पर आप, ये रेक्टेंगल है ना, तो आप सोचिए कि इस पर पहले से पैरेललोग्राम हो, उसकी कंडीशन लगाएं, तो आप, है ना, बताया था मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट आप देखिए पहले से अभी इक्वल आ गया, h + 0/2 h + 0/2, है ना। फिर y के लिए देखेंगे k + 0/2 k 0 + k/2। ठीक, फिर आप स्लोप परपेंडिकुलर करेंगे तो वो भी ऑलरेडी है, क्योंकि ये y एक्सिस के पैरेलल है, ये x एक्सिस के पैरेलल परपेंडिकुलर है। तो अब इसमें क्या इक्वेशन हम बना सकते हैं, तो ये हम देख रहे हैं कि इसमें हमने कहीं कोई अननोन अज्यूम नहीं किया है, तो हमको एक ही इक्वेशन बनानी, नंबर ऑफ अननोन 0 है, तो टोटल इक्वेशन एक ही बनानी है। अब एक इक्वेशन में कैसे बनेगी वो आपको सोचना है। तो ये लेंथ हो गई h, भैया h,0 है, तो ये लेंथ हो गई h, ये लेंथ हो गई k, और ये है आपका l, पाइथागोरस, h² + k² = l², h² + k² = l²। ठीक है, h को x, अब इस अननोन, इस इक्वेशन में ऑलरेडी कोई भी अननोन हमारे लिए नहीं है, h को x, k को y से रिप्लेस कर दीजिए। क्लियर हो गया क्वेश्चन, है ना। तो ये क्वेश्चन पिछले दोनों क्वेश्चन से सिंपल था, क्योंकि इसमें हमको कोई भी अननोन अज्यूम करने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही इसको हम अज्यूम कर रहे थे, मतलब h, k ले रहे थे, हमको दोनों पॉइंट्स मिल गए, और एक ही इक्वेशन बनानी थी, तो वही इक्वेशन हम जैसे भी देख पाए, तो जो हमको एक इक्वेशन दिख रही थी, पाइथागोरस, h² + k² = l²। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब ए आपको कुछ दिया है 1,3, B -5,2 एंड C। A दिया है, B दिया है, C नहीं दिया है क्वेश्चन में। A, B, C form a triangle, A, B, C form a triangle where the vertex C always lies on the line, where the vertex C always lies on the line x - y + 5 = 0. A, B, C form a triangle where C always lies on the line x - y + 5 = 0. Find locus of the centroid of the triangle. ट्राइंगल बनेगा, ठीक, तो उसका सेंट्रॉइड होगा, तो ऑब्वियसली अब जो C पॉइंट है वो फिक्स नहीं है, वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब वो चेंज कर रहा है। तो C पॉइंट अगर चेंज करेगा तो आपका ट्राइंगल पूरा चेंज करेगा, तो ट्राइंगल चेंज करेगा तो उसका जो सेंट्रॉइड है वो भी चेंज कर रहा होगा। तो अब उसी वेरिएबल पॉइंट सेंट्रॉइड का, भाई वो चेंज कर रहा है ना, तो XY प्लेन में कोई कर्व बनाएगा। अब उसका लोकस आपको बताना है। चलिए डायग्राम ड्रॉ करिए, खुद से एक बार प्रोसीड करिए, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
क्वेश्चंस बनाइए, जहां लगता है अननोन उसको अज्यूम करिए, एक बार खुद से ट्राई करिए। चलिए देखिए, सबसे पहले तो जिसका हमको लोकस फाइंड करना है सेंट्रॉइड है ना, उसको हमने अज्यूम कर लिया कुछ h के। a क्या दिया है 1,3, ये a हो गया। b क्या दिया है -5,2 एंड c अभी हमारे लिए अननोन है। तो सेंट्रॉइड अगर ये है तो अब हम जब इक्वेशन बनाने के लिए सोचेंगे तो सेंट्रॉइड कैसे लिखते थे, x1 + x2 + x3/3 इस तरह से। तो हमको c का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए अगर हम सेंट्रॉइड के लिए इक्वेशन लिखना चाहते हैं, बट ये हमारे लिए अननोन है, तो हमने इसको कुछ अज्यूम कर लिया अल्फा, बीटा। ठीक, तो फिर से हम देख रहे हैं कि हम लोगों ने दो अननोन्स अज्यूम किए हैं। लाइन की इक्वेशन है x - y + 5 = 0, जिसपे c पॉइंट लाई कर रहा है। तो सेंट्रॉइड के लिए अगर हमको इक्वेशन बनानी है तो हमको ये कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, बट ये दिया नहीं था तो हमने अज्यूम कर लिया। तो दो अननोन अज्यूम किए, तो हम 3 इक्वेशंस बनाएंगे। तो सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट 1, x1 + x2 + x3/3, ये एक इक्वेशन हो गई। एंड सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट y1 + y2 + y3/3, ये सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन कैसे, क्वेश्चन में दिया है c ऑलवेज लाइज ऑन दिस लाइन, तो c जो पॉइंट है वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो थर्ड इक्वेशन आप बनाएंगे अल्फा - बीटा + 5 = 0। अब अल्फा बीटा आपके पास दो अननोन है, तो अगेन आप देख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से आप इजीली अल्फा एंड बीटा फाइंड कर सकते हैं, उसको आप थर्ड इक्वेशन में पुट कर लीजिए। तो अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा 3h और ये हो जाएगा 1 - 5 -4, इधर जाएगा तो +4। इसी तरह से बीटा देख लिया जाए 3k, 5 इधर जाएगा तो -5, ऐसे। ठीक, अब इन दोनों को थर्ड इक्वेशन, ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकेंड, ये थर्ड। अल्फा बीटा इसमें पुट कर लेते हैं, तो अल्फा माइनस ऑफ बीटा + 5 = 0, ऐसे। अब h को x और k को y से रिप्लेस कर लीजिए, फाइनल आंसर रिपोर्ट कर लीजिए। तो जो लोकस होगा वो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x - 3y, कांस्टेंट हम देखते हैं, माइनस +5 हो जाएगा, 5 × 5 = 10, 10 + 4 = 14, 3x - 3y + 14 = 0, इस तरह से। तो अब आपसे पूछा जाए कि लोकस क्या है, तो आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि x y में लीनियर इक्वेशन है, तो इसका मतलब जो लोकस होगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, ये वाला क्वेश्चन अगेन एक बार खुद से देख लीजिए, सिंपल क्वेश्चन था ये भी एक। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। चलिए, तो एक क्वेश्चन हम लोग इस पर और करते हैं। लिखिए, पॉइंट C lies, point C lies on any one side, point C lies on any one side of the line segment A lies on any one side of the line segment AB, A आपको दिया 5,0, B दिया -5,0। if angle CAB plus angle CBA is equal to theta, if angle CAB plus angle CBA equals to theta, find locus of point C, find locus of point C। देखिए, क्वेश्चन हम एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर एक बार खुद से ट्राई करिए। एक पॉइंट है
कहीं पर A 5,0, एक पॉइंट है B -5,0, ठीक। C पॉइंट इज ऑन एनी वन साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट AB लाइन सेगमेंट की किसी एक तरफ, तो या तो इस तरफ C होगा या तो इस तरफ होगा, ठीक। कहने का मतलब AB के एक तरफ अगर आप देखिए तो अगर C किसी एक तरफ है तो C या तो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में हो और या तो फिर C थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। AB की किसी एक ही तरफ C है, या तो इस तरफ या इस तरफ, ठीक। तो किसी भी एक तरफ मान करके डायग्राम आप बना लीजिए कहीं भी। अब ये C है, ट्रायंगल बना। अब क्या है कि मान लीजिए C मूव कर गया कुछ, मान लीजिए C मूव करके यहाँ गया, तो जैसे ऑब्जर्व करिए कि ये आपका एंगल CAB है। मान लीजिए इसको हम थोड़ी देर के लिए अल्फा कहते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए बीटा कहते हैं। एंगल CAB ये अल्फा है और ये आपका एंगल CBA ये आपका बीटा है। बट जब C मूव किया तो अब जो अल्फा है एंगल CAB वो बढ़ गया, अब आपका अल्फा ये इतना दिख रहा होगा, ठीक। और एंगल CBA जो पहले ये पूरा बीटा था अब इतना ही रह गया। तो C के मूव करने से आप देख सकते हैं क्या हुआ कि C जब इधर मूव किया तो एक एंगल बढ़ गया, एक एंगल कम हो गया, है ना। इसी तरह से जब आप C को इधर ले जाकर के अगर आप डायग्राम ऑब्जर्व करेंगे तो अल्फा कम हो जाएगा, बीटा बढ़ जाएगा ना। C मान लीजिए यहाँ है तो आप डायग्राम बनाएंगे तो इधर वाला एंगल अब कम हो जाएगा और इधर वाला जो एंगल होगा वो पहले से बढ़ जाएगा। कहने का मतलब क्या हो रहा है कि C जब मूव करेगा तो कोई एक एंगल इसमें से बढ़ रहा होगा तो दूसरा एंगल घट रहा होगा, ठीक। बट अब यही क्वेश्चन में दिया है कि C इस तरह से मूव कर रहा है कि एक एंगल बढ़ रहा है एक घट रहा है, बट जो टोटल सम है वो कांस्टेंट है। जो सम है दोनों का वो चेंज नहीं कर रहा है, टोटल सम इज कांस्टेंट थीटा के बराबर। थीटा 45 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी हो सकता है, थीटा इज अ फिक्स्ड वैल्यू, ठीक। तो ऑब्वियसली C के मूव करने से ये दोनों एंगल्स चेंज होंगे, बट क्या नहीं चेंज हो रहा है, दोनों का सम ये कांस्टेंट है। तो अब आप C का लोकस बताइए। क्वेश्चन क्लियर है? तो अब चलिए खुद से एक बार अगेन जिस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है उसको कुछ h, k, उसके लिए अगर आपको लगता है अननोन अज्यूम करने की ज़रूरत है अज्यूम करिए, इक्वेशंस बनाइए। चलिए खुद से एक बार ट्राई करिए। आपको अगर लगता है कि अननोन अज्यूम करने की ज़रूरत है तो अननोन अज्यूम करिए, इक्वेशंस बनाइए। कंडीशन आपको गिवन है एंगल CAB प्लस एंगल CBA इक्वल्स टू थीटा। क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, ठीक। वीडियो पॉज कर लीजिए, खुद से ट्राई करिए। चलिए देखिए हमने इस एंगल को अल्फा अज्यूम कर लिया, इस एंगल को मान लीजिए हमने बीटा अज्यूम कर लिया, ठीक। तो अब हमारे पास दो अननोन है अल्फा बीटा, तो हम तीन इक्वेशंस बनाने के लिए सोचेंगे। तो तीन में से एक इक्वेशन हमको क्वेश्चन में ही ऑलरेडी गिवन है दैट अल्फा प्लस बीटा दिस इज सम कांस्टेंट इट्स ए थीटा। मतलब थीटा हमको क्वेश्चन में गिवन है, ये हमारे लिए नॉन क्वांटिटी है ना। थीटा हो सकता है क्वेश्चन में 30 दिया होता, 40 दिया होता, कुछ भी दिया होता, बट थीटा नॉन क्वांटिटी ये क्वेश्चन में गिवन है। अल्फा बीटा वेरी कर रहा है, ये चेंज कर रहा है, तो अल्फा बीटा हमने दो अननोन अज्यूम कर लिए। तीन इक्वेशंस बनानी है, एक इक्वेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में पहले से गिवन है, दो और बनाएंगे। सी से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं एक्स एक्सिस पर। यहां से ये टोटल लेंथ हो जाएगी, लेंथ की बात कर रहे हैं, ये टोटल लेंथ हो जाएगी 5, ये भी टोटल लेंथ हो जाएगी 5, ठीक। सी का एक्स कोऑर्डिनेट अगर h है तो ऑब्वियसली ये h होना चाहिए, एंड ये जो हाइट है ये हाइट आपकी k होनी चाहिए। अब आप देखिए ट्राइंगल ए सी, इस पॉइंट को कुछ p कह दीजिए, ए सी पी में tan अल्फा लिखिए। तो tan अल्फा कितना आ जाएगा, k परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये लेंथ, ये टोटल 5 है, ये h है, तो ये कितना बचा 5 माइनस h।
बेसिक प्रोसीजर लोकस का वही अननोन अज्यूम करना, जितने अननोन है एक ज़्यादा इक्वेशन बनाना, बट क्वेश्चन में आपको दिमाग वही लगाना है कि जो इक्वेशन बनाना है वो कैसे बनाना है, सारा दिमाग उसी में लगेगा, ठीक। क्योंकि हर क्वेश्चन का अपना तरीका होगा, इक्वेशन उसमें अलग तरीके से बन रहे होंगे, तो आपको दिमाग उसी में लगाना है कि इक्वेशन किस तरह से बना है। दूसरा, tan बीटा भी हम लिख सकते हैं इस ट्रायंगल में, सी बी, मान लीजिए पॉइंट कुछ पी था अगर, तो सी बी पी में, इस वाले ट्रायंगल में tan बीटा देखिए, tan बीटा k अपॉन ये टोटल लेंथ, तो लेंथ भाई ये कोऑर्डिनेट -5 है ना, लेंथ तो 5 ही रहेगी, और ये लेंथ h है यहाँ तक, तो ये टोटल लेंथ कितनी हो गई 5 प्लस h, तो tan बीटा आप कहेंगे k अपॉन 5 प्लस h, जैसे tan अल्फा था k अपॉन 5 माइनस h, tan बीटा हो जाएगा k अपॉन 5 प्लस h। क्लियर हुआ? यहां तक का पार्ट पहले नोट कर लीजिए, ये डायग्राम अब हटाएंगे हम कैलकुलेशन के लिए, तो पहले यहां तक का पार्ट एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। डायग्राम एक बार अच्छे से देख लीजिए, डायग्राम से इक्वेशन कैसे लिख रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, है ना। फिर डायग्राम हटा रहे हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन में हम देखिए tan अल्फा, अब कैसे यहाँ से अल्फा बीटा हम एलिमिनेट कर रहे हैं, तो जैसे अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ आपको पुट करना है, भाई ये यहाँ से हमको अल्फा पता है, यहाँ से बीटा पता है, दो इक्वेशन से अल्फा बीटा फाइंड करके थर्ड में पुट करेंगे, तो यहाँ पे tan अल्फा tan बीटा है ना, तो यहाँ पे अल्फा बीटा को पुट करने के लिए बेटर है कि फर्स्ट इक्वेशन में आप tan ले लीजिए, तो इसका एक फॉर्मूला है, अब इसमें आप सेकंड एंड थर्ड से वैल्यूज पुट कर लीजिए tan अल्फा tan बीटा की, ठीक। k अपॉन 5 माइनस h, k अपॉन 5 प्लस h अपॉन 1 माइनस k अपॉन 5 माइनस h इंटू k अपॉन 5 प्लस h इक्वल्स टू tan थीटा। एलसीएम ले लेते हैं, k के साथ 5 प्लस h प्लस k के साथ 5 माइनस h, ठीक है। ये 5 माइनस h 5 प्लस h यहाँ भी एलसीएम में आएगा, कैंसिल आउट, ये कितना हो गया मल्टीप्लाई करने पे 25 माइनस h स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस h स्क्वायर एंड माइनस ऑफ k स्क्वायर इक्वल्स टू tan थीटा। विजिबल हो रहा है? नहीं है ना, चलिए, तो दिस इज इक्वल टू tan थीटा। अब उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, k कॉमन न्यूमरेटर में, 5 प्लस h 5 माइनस h तो 10 हो जाएगा, है ना, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 10k। अब कोई अननोन तो है नहीं इस पूरी इक्वेशन में, अल्फा बीटा अननोन तो वो हमने यहाँ एलिमिनेट कर ली, तो हम h को x और k को y पुट कर सकते हैं, तो 10k अपॉन 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू tan थीटा। तो tan थीटा को लिख देते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10y कॉट थीटा इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का टर्म ले इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y कॉट थीटा माइनस 25 कैलकुलेशन एक बार देख लीजिए। ठीक, तो अगेन जब आप सर्कल पढ़ लेंगे तो आप देख करके आइडेंटिफाई कर पाएंगे दिस इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो अगेन उसके लिए सोचने की भी बहुत ज़रूरत नहीं है,
कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो देख लीजिए, कैसे इक्वेशंस बना रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि लोकस का बेसिक प्रोसीजर फिक्स्ड है, पॉइंट अज्यूम करना, इक्वेशंस बनाना, एलिमिनेट करना, बट दिमाग वहीं लगेगा कि जो इक्वेशंस बनानी है वो कैसे बनानी है। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे आप थोड़ा थोड़ा और उसको सीखते जाएंगे। तो आज हमने 4-5 क्वेश्चंस किए हैं, तो आई थिंक कैसे प्रोसीड कर रहे हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए, बेसिक प्रोसीजर है ना। तो आज का लेक्चर फिर हम इसको यहीं पर स्टॉप करेंगे एंड लोकस में हम लोगों ने सफिशिएंट क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आपको ये तो समझ में आ गया है कि अब ऑब्वियसली जितने क्वेश्चंस करेंगे सब में इक्वेशन बनाने का तरीका अलग होगा, ठीक। तो वो तो आप क्वेश्चन आप जब तक खुद से नहीं ट्राई करेंगे तब तक आप खुद से इक्वेशन बनाना नहीं सीखेंगे। तो क्वेश्चन अब अटेम्प्ट करना स्टार्ट करिए, फर्स्ट में जो लोकस वाला पार्ट है उसको अब आप सॉल्व करिए, ठीक। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करते जाएंगे सब में नए नए तरीके होंगे इक्वेशन बनाने के, तो वो आप जब तक खुद से नहीं करेंगे नहीं सीखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि लोकस में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कैसे इक्वेशन बनाते हैं, क्या बेसिक प्रोसीजर है वो हमको क्लियर होना चाहिए एंड वो हर क्वेश्चन में सेम ही है। जितने क्वेश्चन हमने किए ये आपको क्लियर हो गया कि लोकस में बेसिक प्रोसीजर क्या है। अब आप क्वेश्चन खुद से लगाना स्टार्ट करिए, जहाँ प्रॉब्लम आ रही है उसको डाउट सेशन में पूछिए, है ना, क्योंकि हर क्वेश्चन में इक्वेशन बनाने का तरीका अलग होगा, बट जो बेसिक प्रोसीजर है पूरे लोकस में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो आप देख सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए सब में एग्जैक्टली सेम है, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं है, ठीक। तो लोकस में हम लोगों ने सफिशिएंट क्वेश्चन कर लिए हैं, तब इसको हम यहीं पर अब स्टॉप करेंगे आज के लिए, ठीक। अब इसके बाद स्ट्रेट लाइन में एक आप देख सकते हैं लोकस के बाद जो सबसे लास्ट एक टॉपिक दिया है दैट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, है ना। तो इसके बाद से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस स्टार्ट होगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को आप एक सेपरेट चैप्टर ही मान के चलिए, है ना, क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइंस के कंसेप्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। ये एक इंडिपेंडेंट सॉर्ट ऑफ टॉपिक है जिसमें जो भी चीज़ें डिस्कस होंगी वो थोड़ी सी नई होंगी आपके लिए, तो इसको एक सेपरेट टॉपिक मान के चलिए। एंड पोर्टल में भी जो वीडियोस जाएंगे इसके वो स्ट्रेट लाइंस के अंडर नहीं जाएंगे, ये एक सेपरेट एज अ चैप्टर आपके लिए जाएगा। छोटा सा चैप्टर है, 3-4 लेक्चर का ही चैप्टर है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, बट ये स्ट्रेट लाइंस के अंडर नहीं जाएगा, है ना, स्ट्रेट लाइंस में नहीं जाएगा, ये एज अ सेपरेट अलग चैप्टर जाएगा। हाँ, जो आपका फॉस्टर है उसमें अगर आप असाइनमेंट देखेंगे तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का असाइनमेंट स्ट्रेट लाइंस के साथ ही दिया हुआ है ना। तो जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो वहीं कर लेंगे, बट पोर्टल पर इसके वीडियोस अलग चैप्टर के फॉर्म में जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का डिस्कशन अब हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू।